Namaskar. I again welcome you all in our next, a very informative and valuable session of political theory. In today's session, we will start our unit second, and the topic which will be discussed by me, that is what is state and what are the essential elements of the state. Well, students, you know very well that in second unit, as we talk about the state of origin. And as far as state of origin is concerned, there are various theories which have been given by many renowned philosophers. So before we proceed, what is the meaning of state origin, origin of the state, or what are the various theories which are related with the uh, origin of state? First, we are supposed to know what is the meaning of state and what are the essential elements. Essential elements means, what are those characteristics which make an institution a state. So I would like to start the today's session, and I request you all to please pay attention to my words, since the topic is going to be very much informative. And as far as examinations are concerned, I again would like to say that uh, the contents of the topics are very much important as far as your semester examinations point of view, and as well as the various competitive examinations in which the objective questions are asked. So I would like to start the today's session, and I hope you will enjoy me. Now, if I say simply, in simple words, if I say that what is the meaning of state, Rajya kya hai? What comes in your mind? Simply, let's do not make it a very complicated issue. Rajya kya hai? State kya hai? क्या आता है आपके दिमाग में? Well, I'm sure एक चीज तो आपके बात में आती ही होगी कि भाई, if I talk about the राज्य और state, it means power, sovereignty, or should I say the policies, governance, सरकार, गवर्नमेंट्स, ये सब चीज कॉमन सी आपके दिमाग में आती होगी, तो आप सही हैं, आप सही जा रहे हैं. इट मीन्स you are aware of the various terms which are related with state or the meaning of the state, isn't it? Now जो स्टेट है, जो राज्य है, बच्चों को कोई एक लिमिटेड एस्पेक्ट नहीं है, वो एक वास्ट एस्पेक्ट है. जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, हम जानते हैं, जैसे फैमिली इज देयर, स्कूल इज देयर, हॉस्पिटल्स इज देयर, और फिर शुड आई से दैट various institutions, are gymnasium, zoo, everything you will find where the people gather and discuss one another, form a state. बट जो राज्य है अपने आप में एक बहुत साम्राज्य कह लीजिए, बहुत विशाल इंस्टीट्यूशन है, और एक अमूर्त नेचुरल इंस्टीट्यूशन है राज्य, स्टेट. नाउ ठीक है, तो ये टर्म्स से तो आप अवेयर है ना. अगर मैं बोलता हूँ कि मूर्त अमूर्त, यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल, यू नो टेंजिबल्स मीन्स विच यू कैन टच, विच कैन फील, विच कैन टेस्ट, विच कैन सी. ठीक है. और इंटेंजिबल मीन्स विच यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट स्मेल, यू कैन नॉट सी. तो आई आई सेड कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो एक इंटेंजिबल इंस्टीट्यूशन है, एक अमूर्त संस्था है. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अब जैसा कि मैंने कहा कि जो राज्य है बहुत एक एक वास्ट इंस्टीट्यूशन है. और अगर मैं एक बात करूँ, जो राज्य है, इसको इसका जो इंग्लिश वर्जन है, या इसको इंग्लिश हम स्टेट बोलते हैं. और जो स्टेट जो वर्ड है, वो एक लैटिन भाषा के स्टेटस सबसे डिराइव्ड है. स्टेटस, अब स्टेटस का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं. इसका मतलब होता है, इसका आशय है कि जब हम लोगों के स्टेटस के बारे में कुछ नॉलेज या कुछ स्टडी करते हैं, तो स्टेटस हो गया. ओके. हालांकि आप एक अच्छी तरह में बात जानते हैं, जो अरिस्टोटल थे, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है. ठीक है. और वो राज्य में निवास करता है. तो अगर वो एक सामाजिक प्राणी, इसका मतलब है कि राज्य का निवासी है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं, कुछ दायित्व हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. हम एक मनुष्य की कल्पना बिना राज्य के कर नहीं सकते. तो ऐसी पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, तो एक महान जो यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसफर प्लेटो, उन्होंने राज्य को तो इतना 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 बड़ा दर्जा दिया है, सरोपर माना है, अबव ऑल, कि जो उस राज्य में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी स्वयं की कुछ इच्छाएं नहीं है, जो भी कुछ इच्छाएं वो राज्य की है. अर्थात राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को अपना पूरा जीवन जो है समर्पित राज्य के लिए कर देना चाहिए. तो
इस तरह से आप देखते हैं कि और अभी कभी ऐसी सिचुएशन आई भी कि उसे राज्य के लिए यू नो अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी उसे संकोच नहीं करना चाहिए। तो राज्य को सर्वोपर माना है, जो जनता है वो राज्य के लिए समर्पित है। तो राज्य की या स्टेट का इतना बड़ा इसको महत्व दिया गया है, तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे पहले हम राज्य से जुड़ी हुई थ्योरी की बात करें कि भी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो स्टेट जो कंसेप्ट है, जो राज्य कंसेप्ट है, पहले हम इसके बारे में अच्छे से जान ले कि भाई राज्य है क्या। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कई बार पूछा भी गया है कि जो राज्य है या स्टेट है, इस शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, या राज्य स्टेट शब्द या वर्ड है इसको यूज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, उसको याद रखेगा, इतनी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आपने इनके नाम को कहीं देखा भी है, तो ये थे निकोलो मैकियावेली। तो निकोलो मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। इस चीज को आप भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रख लीजिएगा। नाउ लेट्स गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो अच्छे फिलोसफर हैं उसकी डेफिनेशंस की भी बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉमन डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। ये वही डेफिनेशन है जो भी मैंने अभी आपको जो सारा एक्सप्लेन किया राज्य के बारे में, कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, इन सिंपल वर्ड्स की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ओके, so the state is the most universal and most powerful to all social institutions। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास स्कूल है, फैमिली भी एक सोशल यूनिट है, सामाजिक संस्था है, ठीक है। और एक स्मॉल यू नो अगर मैं बात करूं कि एज कम्पेयर टू द स्टेट, बहुत ही छोटी सामाजिक संस्था है। सो मैनी सोशल इंस्टीट्यूशन देयर है। और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उसमें यानी कि अमंग ऑल दो सोशल इंस्टीट्यूशंस, state is very much powerful, vast, it has got wide, I would say, concept. Keep this thing in your mind. द स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको बोला था कि जो स्टेट है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक अमूर्त इंटेंजिबल कंसेप्ट है, इंटेंजिबल इंस्टीट्यूशन है। Aristotle said, man is a social animal and by nature he is a political being. To him, to live in the state and to be a man were identical। ठीक है। तो दो तीन आपने अभी तक एब्जॉर्व किया होगा अब तक के डिस्कशन में, कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स तो यूज नहीं करे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करे आपके साथ। जैसे कि मैंने आपको इसका एटाइमोलॉजिकल मीनिंग बताया, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ बताया कि कैसे राज्य को हम लोग अंग्रेजी भाषा में स्टेट कहते हैं। स्टेट जो लैटिन भाषा के वर्ड से डिराइव्ड है स्टेटस, तो सीधी सी बात है, स्टेटस का मतलब होता है कि समाज में रहे व्यक्तियों की स्टेटस, या उनकी जो कह लीजिएगा स्टेटस को मैं क्या बोलूँ, जो उनका मतलब कह सकते हो आप, मोटा मोटी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बात वो करता है। दूसरी चीज एक अमूर्त है, राज्य कंसेप्ट जो अमूर्त है, इंटेंजिबल है, विशाल है। सभी इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा क्या नाम है, ये एक सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है। सोवरेनिटी इसकी बहुत बहुत ज्यादा सोवरेनिटी है इसकी। इसकी खुद की संप्रभुता है, खुद का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खुद के डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास है, किसी पे डिपेंड नहीं है। और ठीक है, तो राज्य के बाद अगर मैं बात करूं, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, वी विल डिस्कसिंग अबाउट इन डिटेल्स व्हाट इज सोवरेनिटी एंड ऑल। इसकी खुद की संप्रभुता है, खुद का सोवरेनिटी है। ओके। और फिर एरिस्टोटल ने क्या बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, राज्य के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्लेटो का मैंने आपको बात बता ही दिया कि राज्य को सर्वोपर मानते हैं, अबाउट ऑल, सब जो भी कुछ हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी कुछ हमारी इच्छा है, वो राज्य पर निर्भर है, हमें राज्य की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ तथ्य शेयर किया कि विच इज कि जो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो आई वुड से व्यक्ति थे, वो निकोलो मैकियावेली थे, जिन्होंने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और फिर कुछ डेफिनेशन भी मैंने आपके साथ शेयर करी। दो तीन डेफिनेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शेयर करूंगा। आई वुड नॉट go through the entire definitions। okay, it will make the concept clear for you people। तो एक हम ले लेते हैं डेफिनेशन मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं अपने डेफिनेशन में? सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, a state is a human community that successfully claims that monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory। ठीक है।
तो यहाँ कुछ वो फोर्स की बात करते हैं, कुछ बल की बात करते हैं, कुछ पावर की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो इलीगल या हो जाएगा या वो लेजिटिमेट नहीं रह जाएगा। फोर्स बल का प्रयोग करना या जनता, राज्य की जनता से अपनी बातों को मनवाना, वो एक लेजिटिमेट तरीके से, एक वैध तरीके से बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैक्स वेबर की। और एक डेफिनेशन हम ले लेते हैं किसकी, गार्नर की। जहां तक मैं बताऊं आपको, गार्नर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इट मेक्स द कंसेप्ट वेरी मच क्लियर फॉर पीपल, बट इज इट ऑल अबाउट, क्या मीनिंग क्या है स्टेट का। तो ही सेज स्टेट इज अ community of people occupying a definite form of territory, free of external control and possessing an organized government to which people show habitual obedience. So, little bit idea you would have got what is all about. Yeah, here Garner जो whatever he wants to convey to us स्टेट के बारे में, कि जो स्टेट है उसमें आपको सीधी सी बात है, कम्युनिटी ऑफ पीपल है। पीपल रह रहे हैं, उनका अपना समुदाय है, और स्टेट में कम्युनिटी ऑफ पीपल निवास करते हैं। और उसमें किसी बाहर टेरिटरी का मतलब, एक जो टेरिटरी है, मैं बात करूं या मैं बात करूं, चलिए स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट पे किसी दूसरे स्टेट का कुछ अंकुश नहीं है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, फ्री है। जैसे मैंने आपसे बात करी थी सोवरनेटी की, संपूर्णता की। तो संप्रभु राज्य ही एक वास्तविक पहचान है एक स्टेट की, कि वो किसी बाह्य नेशन के कंट्रोल में नहीं रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस पर बाध्यता नहीं रहती है, वो डिसीजन बनाने में खुद स्वतंत्र रहता है, खुद की पॉलिसीज को बनाना, खुद की पॉलिसीज को एग्जीक्यूशन करना, राज्य की जनता को लेकर विचार विमर्श करना, अ, ये सब चीजें होती हैं। वो स्वतंत्र रहता है, किसी के प्रेशर में, किसी बाह्य स्वतंत्रता या बाध्यता में वो काम नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है टेरिटरी उसकी, स्टेट सॉरी, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है स्टेट, उसकी अपनी खुद की एक परिसीमा है, उसका खुद का एक एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, जिसमें वो कन्फाइडेड है। और जो भी कुछ राज्य में निवास करने वाली जनता है, वो स्वेच्छा से राज्य के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस या जो भी नीतियां बनाती हैं उसका वो पालन करते हैं। और राज्य भी, अगर मैं बात करूं ऑन द अदर एंड, जो राज्य में निवास करने वाली जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनके लोग कल्याण कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सदैव तत्पर रहती है। ये बेसिक सी बात है, इसमें इतना कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखिए, यहाँ पर मैंने अगेन इन सिंपल वर्ड्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। यू कैन you can go through these two beautiful definitions which are in front of you all. The term state is defined as an organized political community under one government. मैं चाहूंगा आप इस डेफिनेशन को कोट करें एग्जाम्स में, जो भी हो इस डेफिनेशन को लिखे। बहुत सिंपल है और बहुत ही सरल शब्दों में डिफाइन करती है कि स्टेट है क्या। तो द टर्म स्टेट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, किसी भी स्टेट की अगर बात करें तो इसकी एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस होती है, सीधी सी बात है, जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता भी है। The second one is says that state is a political entity that has its own system of governance and sole right on the power। कितनी बड़ी बात बोली है और कितनी अच्छी डेफिनेशन निकल कर आई है स्टेट की, कि स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, विशाल साम्राज्य, वास्ट संप्रभु राज्य आप कह सकते हो। तो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, इसकी अपनी खुद के गवर्नेंस है, खुद की एक प्रणाली है, खुद की एक सरकार है, खुद की गवर्नेंस सिस्टम है। सोल राइट ऑन द पावर, जो सत्ता है, जो शक्ति है, उस पे उसका सोल राइट है, उस पे उसका एकाधिकार है। समझ गए आप? नाउ I again would like to go to the definition of state according to Aristotle. The state as a union of families and villages having for its and a perfect and self-sufficing life by which it meant a happy and honorable life, sorry। तो सीधी सी बात है, अरिस्टोटल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो राज्य का व्यक्ति है, वो एक सामाजिक प्राणी, एक सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है। और वो एक संयुक्त रूप से उस राज्य में अपने परिवार के साथ निवास करता है, और जो भी राज्य के द्वारा बनी हुई जो पॉलिसीज हैं, जो उसके जो द्वारा बनी हुई जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसका साथ में वो पालन भी करता है। ओके, नाउ
वी वुड गो फर्दर हेडिंग दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप कंफ्यूज मत होइएगा, एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या है या मैं क्या आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, एक स्टेट के लिए क्या अनिवार्य कंडीशंस है, मतलब क्या चीज होगी, क्या कंडीशंस होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी, क्या एलिमेंट्स होंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो कि ये साबित करेंगे कि हाँ वो एक स्टेट अब कहलाएगा। या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि स्टेट होने के लिए जो कंडीशंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो अनिवार्यता हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वो क्या है। तो हियर आर सम, आई वुड से, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, जो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, और वन बाय वन आई विल गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स mentioned over here. I request again you to please pay। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा हमारे सभी स्टूडेंट्स को कि सोवर्निटी, सोवर्निटी इसको प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सोवर्निटी होता है। तो इसको सोवर्निटी को हम संप्रभुता भी कहते हैं, संप्रभुता हिंदी में कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा टर्म आता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोवर्निटी का मतलब सिंपल सा है कि सुप्रीम पावर। ओके, सुप्रीम पावर, अभी किस सेंस में किसके सुप्रीम पावर की ये बात कर रहा है, स्टेट की। तो स्टेट की अपने एक सुप्रीम पावर है, उसके पास खुद का एक पावर है, वो किसी कंट्रोल में नहीं है, वो किसी के किसी दूसरे नेशन के द्वारा बाध्य नहीं है। वो अपनी डिसीजन मेकिंग बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में, वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर में, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उस पे किसी का अंकुश नहीं है। तो ये जो विशेषता होती है वो सोवर्निटी कहलाती है स्टेट की, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में सोवर्निटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य अपने पॉलिसीज बनाने में, नीतियों के निर्माण करने में किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड वन, आई वुड से एलिमेंट विच इज टेरिटरी। टेरिटरी आपको पता ही है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द, आई वुड से, सॉरी, स्टेट। और मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि मैं इस आपसे सीधी सीधी ये बात कर रहा हूँ कि कुछ एक मतलब वे विशेषताएं जो ये बयां करती है या बताती है कि हाँ स्टेट क्या है, और एक स्टेट होने के लिए की अनिवार्यता क्या है। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि स्टेट हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्टेट बोल देंगे। तो स्टेट होने के लिए, स्टेट कहलाए जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, या फिर मैं बोलूँ एलिमेंट्स हैं, वो होना चाहिए, दैट मस्ट बी देयर। नाउ टेरिटरी, अब सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी स्टेट है, उसका अपना एक टेरिटरी है, या मैं बोलूँ उसका एक जोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक, उसका भौगोलिक रूप से विस्तृत है। अब जैसे आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जैसे भारत है वो इतनी देशांतर से इतने अक्षांश पर विस्तृत है, या कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, उसका एक अपना पैरामीटर्स है, तो उसका एक जोग्राफिकल एरिया है, स्टेट कहलाने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ स्टेट जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया। कुछ स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं, जैसे वेटिकन सिटी हो गया, कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया। तो ये स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दी, आप कह सकते हो, जनसंख्या एंड आई वुड से जोग्राफिकल एरिया, तो बड़े या छोटे कंट्रीज में कंसिडर हो सकते हैं। ओके, नाउ मेरा मकसद यहाँ पर केवल यह समझाना है कि जो स्टेट है उसकी एक कंडीशन एलिमेंट उसकी टेरिटरी भी है। टेरिटरी का मतलब उसका खुद का एक एक क्या बोलूंगा मैं उसको, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, क्या है, द स्टेट हैज अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया ओवर विच इट एक्सरसाइजेज ऑथोरिटी एंड विद इन विच इट्स लॉस अप्लाई। एक जोग्राफिकल एरिया, लिमिटेड, कन्फाइडेड, जहां पर इसके लॉस, पॉलिसीज अप्लाई किए जाते हैं। ओके, now the third or next, I would say the element of the state is population. So population, what does it mean? आपको पहले पता है, हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा अधिक होती है उतना ही ये समझा जाता है कि हाँ भाई वो पावरफुल भी है, उसके पास सीधी सी बात है, जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज भी आता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री की जनसंख्या अच्छी हो तो सीधी सी बात है उसमें पावर, या हम कहें कि ज्यादा होगी। वो बात अलग है कि अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं फिर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे सोसाइटी में और उस नेशन में, और फिर क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी उस जिसको पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो एक मैं आपसे बोलूं कि एक अप टू एक्सटेंट, एक पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये बोलता है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रिजाइड विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। तो राज्य होने की एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, राज्य होने की आवश्यक शर्तों की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक बात ये भी बोली जाती है, जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो जो राज्य की टेरिटरी है, जो डिसाइडेड परिसीमा है या जो उसका बाउंड्रीज है, वो जो पॉपुलेशन है, वो जो जनसंख्या है, वो उसमें
निवास करती है। किसी भी राज्य की जनसंख्या जो राज्य द्वारा, मैं ये कहना चाहूंगा, परिसीमा है जो उसका भौगोलिक क्षेत्र, इस पे वो निवास करती है। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको लगे, या कोई भी मैंने आपसे डिस्कस की कि वो कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, सब सिंपल है। हालांकि एक बात मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ ये भी रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि हम किसी भी राज्य की कल्पना बिना जनसंख्या के, बिना पॉपुलेशन के नहीं कर सकते। समझ गए? और एक मानव निर्मित संरचना है जो राज्य के अंतर्गत, अगर मैं बात करूं, जनसंख्या एक मानव निर्मित एस्पेक्ट है, और किसी भी राज्य की कल्पना, इमेजिनेशन हम कभी भी जनसंख्या के बिना नहीं कर सकते। आप सीधी सी एक बात जान सक एहसास कर सकते हैं, या कह लीजिएगा अभी इसको रियलाइज कर सकते हैं कि जब हम बहुत प्राचीन एंशिएंट समय की बात हम करते हैं, तो उस समय जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे राज्य और विस्तृत होता रहा और अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो राज्य कहलाने के लिए, सीधी सी बात है, राज्य कहलाने के लिए सबसे प्राइम कंडीशन है कि उसमें जनसंख्या का निवास करना, और मैंने आपको बताया कि बहुत आवश्यक एलिमेंट है। और तीसरी चीज, ये बात हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा कि मानव द्वारा निर्मित एलिमेंट है ये राज्य। Now I would move to the next heading, which is the government. As far as the elements of the, I would say, uh, you know, uh, state. The next heading is the government. So the state has an organized system of institutions and officials through which political authority is exercised and public policies implemented. I will go through this line once again. The state has an organized system of institutions and officials through which political authority is exercised and public policy is implemented. तो कितनी अच्छी बात बोली है। कोई भी स्टेट है, आपको मैं फिर वही चीज कहना चाहूंगा कि बिना गवर्नमेंट, बिना गवर्नेंस के तो हम इसकी कल्पना में नहीं कर सकते। अलग अलग स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, लोकल बॉडीज या लोकल स्तर पर गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है, उनकी अपनी पॉलिसीज होती है, उनका अपना एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज होता है, उनकी अपनी कार्य प्रणाली होती है, उनका काम करने का तरीका होता है, और इस तरीके से फिर पूरा एक प्रॉपर कंट्रोल भी होता है। तो बिना गवर्नमेंट के गवर्नेंस नहीं है, और बिना गवर्नमेंट के राज्य नहीं है, राज्य की पहचान नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये एलिमेंट है किसका, स्टेट का। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू पीपल। आई होप ये पॉइंट्स आपकी क्लियर होंगे। नाउ लास्ट वन इज recognition. So what does it say? In the international context, a state is often recognized as such by other states and international organizations which acknowledges its sovereignty and territorial integrity. देखिए, अगर मैं बोलूं यूएसए, रसिया, भारत, इजराइल, व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपके दिमाग में एक अलग से छवि बनती है, एक इमेज क्रिएट होती है आपके दिमाग में, किस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आई वुड से स्पेशल या मेजर या कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है उस कंट्रीज के बारे में, मैं बोलूं चाइना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है। तो क्या है, उसकी एक पहचान है। You can easily identify those countries, those nations among all nations because those nations have got special characteristics, कुछ उनकी पहचान है। हर किसी नेशन, हर किसी स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक पहचान है। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, हम जब बात करते हैं, तो उसकी एक अपनी पहचान बहुत मायने रखती है। जिस स्टेट का रिकग्निशन जितना स्ट्रांग है, जितनी पहचान उसकी ज्यादा है, वो स्टेट उतना ही पावरफुल कंसिडर होता है। ठीक है? तो दीज वर सम मेजर एलिमेंट्स ऑफ द, आई वुड से, ऑफ स्टेट। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेट कहलाने के लिए क्या एलिमेंट्स, क्या अनिवार्य कंडीशंस है, आवश्यकता है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि स्टेट का मतलब क्या है, कुछ हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, फिर हमने कुछ इसके एलिमेंट्स की बात किया। नेक्स्ट हेडिंग वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य के महत्वपूर्ण कार्य। अलग से क्वेश्चन बनता है ये कि राज्य के जो महत्वपूर्ण कार्य, उसको आप व्याख्या कीजिए, या इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट उसको डिस्क्राइब कीजिए। सो I will go through the function of the state one by one. Please, I request you again to please go through all the functions carefully. Listen to me carefully, because as far as the exams are concerned, going to be the topic going to be a very important topic. Okay, simply अगर मैं आपसे, चलिए अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भैया आपके दिमाग में आता क्या है अगर मैं बोलता हूँ कि जो स्टेट, जो राज्य है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है।
लेट्स डू नॉट गेट इनटू दीज हेडिंग्स और लाइंस, जस्ट सिंपली आप मुझको आंसर दीजिए कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस स्टेट के हैं क्या, या मैं बोलूं कि जो मुख्य कार्य हैं वो स्टेट के क्या हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, चलिए आप दिमाग में आपके कुछ ना कुछ आया होगा, आप यही बोलेंगे ना कि जो राज्य है, किसी भी राज्य का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वही होता है कि भाई सबसे पहले तो जो राज्य में निवास करने वाली जो जनता है, जो सिटीजन्स है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए वो काम करे। ठीक है, पॉलिसीज बनाए, नीतियां बनाए, नीतियों का एग्जीक्यूशन करे, उसकी प्रॉपर गवर्नेंस हो, हमें अपने मौलिक अधिकार मिले, हमारे जो राइट्स हैं, इवन यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो वर्णन आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये स्टेट को बाध्य करती है कि अपने राज्य के वेलफेयर के लिए वो उनको भी लागू करे। हालांकि बाध्यता नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कोई स्टेट को फॉलो नहीं करता है, कोई स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बाध्यकारी है, उसको हमारे नेशन को, हमारे स्टेट को या राज्य में निवास करने वाली जनता को देना ही देना पड़ेगा। अगर उसका हनन होता है, उसको नहीं दिया जाता है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो बाध्यकारी नहीं है, उसका होना ना होना, लागू किया जाना ना किया जाना, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट आए हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मैंने डिफरेंशिएट किया है इसको। देखिए, मेरी एक आदत है, कभी भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो अगर कुछ बात मुझे ऐसी लगती है विच आई नीड टू शेयर विद यू ऑल, तो मैं उसको करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को शेयर करें एक दूसरे के साथ। हमें ये नहीं देखना है कि कुछ चीज दो एक चीज बाहर से आ भी गई तो चलो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिर वो दिमाग से निकल जाता है, और ये मेरी आदत भी है। So you can go through these important functions of a state. कि in political science, the state performs several essential functions that contributes to organization and stability of the society. These functions include. तो here we will be discussing some important functions of the state. हम राज्य के कुछ important functions या कार्य को discuss करेंगे। And I again request you to please pay attention to my words. बहुत ज्यादा important है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। नंबर वन इज मेंटेनिंग ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। कुछ पॉइंट तो इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी मैंने आज के डिस्कशन में आपसे आरंभ में या शुरू में जब डिस्कशन चालू हुआ था, लेक्चर चालू हुआ था, तो मैंने आपसे कर लिए। ठीक है, तो द स्टेट एनफोर्सेस लॉज एंड रेगुलेशंस टू एंश्योर पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। सीधी सी बात है, राज्य है, हम राज्य में निवास करने वाली जनता है। अभी मैं बोल भी रहा था कि उसके वेलफेयर के लिए बात करनी है, तो उसकी सिक्योरिटी को एंश्योर करना, उनकी सेफ्टी को एंश्योर करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। जैसे कहते हैं ना, बाहरी राज्य का कोई आक्रमण होता है, कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो अपने जो सिटीजन्स हैं उसको सिक्योरिटी देना, उसकी सेफ्टी को एंश्योर करना, बस इतनी सी बात है इस हेडिंग के अंतर्गत। नाउ if I move to the next heading, which is providing public services, are you getting my point? What did I say? Providing public services. So the state delivers essential services such as education, healthcare, infrastructures, and public transportation to meet the needs of its population. So as a state, state is supposed to provide some basic services, या should I say basic public services. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, स्टेट डिलीवर्स एसेंशियल सर्विसेज, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा। अब किसी स्टेट में शिक्षा ही ना हो, एजुकेशन की बात ना हो, तो कैन यू इमेजिन कि उस स्टेट की हालत क्या होगी, और उसमें कैसी कंडीशंस, कैसी यू नो टर्माइल अराइज हो जाएगा बिना एजुकेशन के। फिर हेल्थ केयर तो बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। आप देखते होंगे हमारी सरकार कितनी योजनाएं चलाती है एजुकेशन पे, कितना बजट निर्धारित करती है एजुकेशन को, या एजुकेशन क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कितना पैकेज तैयार किया जाता है, और हेल्थ केयर और स्वास्थ्य के बारे में। तो स्टेट के फंक्शंस की बात करूं बच्चों, थोड़ा बात ये ध्यान में रख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हमें डिलीवर करे, हमें प्रदत्त करे कुछ एसेंशियल सर्विसेज, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, कुछ पब्लिक एसेंशियल सर्विसेज। वो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए अगर स्टेट की बात करें। अब जैसे बहुत सारी परियोजनाएं चलती रहती हैं, बहुत सारे हमारे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, मेट्रोज का प्रोजेक्ट्स है, कई जगह एग्जीक्यूशन हो चुका है, कई जगह निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स का निर्माण हो रहा है, कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, स्टेट करता है, सीधी सी बात है।
किस लिए करता है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, मकसद क्या है, कि जो उस राज्य में निवास करने वाली जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके वेलफेयर के लिए। नाउ द थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। तो द स्टेट अपहोल्ड्स जस्टिस बाय क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग लीगल फ्रेमवर्क्स, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट्स थ्रू अ जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, अब देखो जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस यानी कि न्याय देना, लोगों को न्याय प्रदान करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर समाज में किसी के साथ अन्याय होता है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय होता है, कुछ अहित होता है, तो उसका भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। बट वो ऐसा नहीं कि मतलब देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे, ठीक है, ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो एक लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, और लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही वो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स की बात भी कर रहा है, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, जो भी कुछ आप कह लीजिए कि जो व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, या उनके साथ कुछ अन्याय है, कुछ इलीगल उनके साथ होता है, तो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, बट उस वो एक थ्रू एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, उसके लिए जुडिशरी का प्रावधान, प्रोविजन दिया है हमारे संविधान ने। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमी अ वेल ग्रोथ, या मैं बोलूं कि एक अच्छी आर्थिक संपदा, अच्छी आर्थिक स्थिति किसी भी स्टेट की जो रेगुलेट करती है, एज इट सेज द स्टेट रेगुलेट्स द इकोनॉमी इंक्लूडिंग टैक्सेशन, ट्रेड एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की बात हमने करी, हमने रिसोर्सेज की बात करी, हमने कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज की बात करी, एजुकेशन हेल्थ केयर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब उस स्टेट के पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संपदा हो। यू नो, मॉनेटरी वाइज हम बात कर रहे हैं, तो तभी तो स्टेट्स रेगुलेट्स द इकोनॉमिक इंक्लूडिंग टैक्सेशन, और जो ये बोल रहा है कि स्टेट रेगुलेट करता है आर्थिक या कोई भी टैक्सेशन या ट्रेड या किसी व्यापार वगैरह को, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फ्लो चाहिए, यू नो, इकोनॉमी का, और एक स्ट्रांग इकोनॉमी होनी चाहिए, तभी वो स्टेट ग्रोथ कर पाएगा, और तभी हम उस स्टेट में निवास करने वाले जो सिटीजन है उसके वेलफेयर की बात हम कर सकेंगे। यानी कि पब्लिक निर्माण, पब्लिक के वेलफेयर, लोक कल्याण के लिए, और उस राज्य में निर्माण के लिए हमें जिस रिसोर्सेज या जिस क्या बोलूं, रिसोर्सेज इन हिंदी आई वुड से संसाधन की जरूरत होगी, वो हमारा मॉनेटरी, या मान लीजिए मॉनेटरी पावर होगा, मॉनेटरी या कह लीजिएगा वो आर्थिक संपदा होगी। Now the next one is social welfare. The state implements social policies and programs to support the well-being of its citizens, including social security, unemployment benefits, and housing assistance. तो सीधी सी बात है, ये बात तो अभी हमने करी है कि उस राज्य स्टेट में निवास करने वाली जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनके सोशल वेलफेयर की बात करता है, यानी कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक उत्थान की बात करता है। यह स्टेट का फंक्शन है, अगर सिंपल भाषा में बोले कि एक राज्य का ये दायित्व है कि उस राज्य में निवास करने वाली जनता है उसका सामाजिक कल्याण का उत्थान करे। तो ये भी एक राज्य का, ये सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हेडिंग्स। तो समाज का कल्याण करना और सामाजिक वेलफेयर की बात करना, सोशल वेलफेयर की बात करना भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है राज्य का। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स। अभी मैंने आपसे दो बातें बोली थी, एक तो मैंने कुछ बात करी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, एक बात करी थी मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू राइट्स, या मैं बोलूँ अधिकार, उसके अलावा भी जो राज्य में निवास करने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं, उनके अपने कुछ राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है राज्य के द्वारा। सीधी सी बात है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या वैसे भी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हो या मानवाधिकार हो, उसका हनन नहीं होना है, तो राज्य उसकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है, एंड इक्वली ट्रीट द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ओके, बट एवरीथिंग विल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स, ठीक है, अंडर लॉ। लेजिटिमेट प्रारूप होगा उसका, इलीगल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सीधी सी बात है, द स्टेट एंगेजेस इन फॉरेन रिलेशंस, नेगोशिएट्स ट्रीटीज एंड पार्टिसिपेट्स in international organizations to represent and protect its interest on the global stage। अभी मैंने आपसे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा करी थी कि किस तरीके से अभी कतर ने हमारे 8 जो है नेवी ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को
फ्री किया था। तो हम कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं या डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो वो भी हमारे राज्य का ये दायित्व है कि उसमें वो अपने आप को एंगेज करे। अ स्टेट विल हैव टू एंगेज हिमसेल्फ इन सम इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी, तभी, क्योंकि ये जो समय है वर्तमान सिनारियो ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन में हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रह के सर्वाइव कर लेंगे, हमें किसी और नेशन या स्टेट की हमें आवश्यकता नहीं है, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो द स्टेट engages in foreign relations, negotiates treaties and participates in international organizations to represent and protect its interest on the global stage। तो ग्लोबली की बात करूं, ग्लोबल लेवल पे बात करूं, तो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी करना है अमंग ऑल द नेशंस। तो ये भी एक ड्यूटी है किसकी, या फंक्शन है किसका, स्टेट का। नाउ द legislations and policy making, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट एज फार एज द हेडिंग इज कंसर्न, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। और उसमें लास्ट वाला है लेजिस्लेशन पॉलिसी मेकिंग। द स्टेट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड पॉलिसीज दैट गाइड सोसाइटल डेवलपमेंट एंड एड्रेस पब्लिक कंसर्न। ओके, तो जो स्टेट होता है, जो राज्य है, जो नेशन है, वो फॉर्मुलेट्स करता है या इम्प्लीमेंट्स करता है कुछ लॉज को, कुछ पॉलिसीज को, जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और एड्रेस भी करता है, उसको ध्यान में रहता है कि पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक किस चीज के प्रति कंसर्न है, उसके लिए वो पॉलिसीज बनाता है। तो एज फार एज द पॉलिसीज मेकिंग कह लीजिएगा आर कंसर्न, एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज, तो राज्य प्लेज या स्टेट प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल। ठीक है, फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर the execution of those policies which have been constructed by the state। So this was the last heading, legislation and policy making, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो नेशन है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज का फॉर्मेशन करती है, बनाती है। वो किसको ध्यान में रख के बनाती है, उस राज्य, उस स्टेट में निवास करने वाली जनता, सिटीजन को ध्यान में रख के बनाती है। और फिर वो ये भी देखती है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ता है। पॉलिसीज मेकिंग हर स्तर पर, चाहे केंद्र, राज्य, लोकल स्तर पर किया जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट का। तो दीज वर सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्टेट। हालांकि आई हैवंट गॉन थ्रू ऑल द headings and all, because otherwise it would have become a very much messy। So these are the important headings। Or last, I would say these functions help maintain the stability and functionality of society, enabling the state to govern effectively and address the needs and interests of its citizens। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, जो भी कुछ फंक्शंस अभी हमने जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ऊपर डिस्कस करे हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है स्टेट के लिए, कि वो फंक्शनल हो स्टेट के अंतर्गत, और उसको इनेबल किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इफेक्टिव पॉलिसीज को बनाया जाए, लोगों को ध्यान में रखकर उसका एग्जीक्यूशन हो, उसके इम्पैक्ट को एनालिस किया जाए, और जो सिटीजन के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए कि वो क्या, वो चाहते क्या, डिमांड क्या है। अगर हम एजुकेशन की जैसे एग्जाम्पल लें, शिक्षा के एग्जाम्पल है, तो वर्तमान एजुकेशन की डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड एजुकेशन। अब एंशिएंट एजुकेशन के कंसेप्ट को हम अडॉप्ट या उसको लेके चलते रहे, तो इट वुडंट मेक एनी सेंस, बिकॉज दिस द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और भारत सरकार के अंदर जो एनईपी 2020 आया है, हम इसको अपनी एजुकेशन को एक ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि उसके प्रारूप को पहचाने, उसकी नीड एंड डिमांड को पहचाने, उसके अनुसार फिर पॉलिसीज का निर्माण हो, स्ट्रेटेजीज को बनाया जाए। So this way we come to the end of today's session, and I hope that the topic would have been very much, I would say important, interesting, and you all would have enjoyed a lot। The topic was very much important, as I told you earlier। Or thank you very much for being with me। I hope it would have been very much, valuable session for you all। So I would say till then. First, I would say thank you very much. Thank you all, and I'll see you again on our next, I would say, topic of political theory, because we are discussing Unit 2. And I will bring a very important topic for you all in the next session, in the next lecture of the political theory. Till then, thank you very much. Have a nice day. Bye bye. Take care.